हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान को और ये लेक्चर नंबर 20 होगा, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम पढ़ने वाले हैं अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। इनको यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। इनके शासनकाल की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। प्राचीन भारत का इतिहास हमने लेक्चर नंबर 19 तक कंप्लीट किया हुआ है। वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल सके। उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मध्यकालीन भारत और कंप्लीट करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले, जिसमें लुसेंट में यूनिट नंबर आपका 24 है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण कब और कैसे हुआ, इन सब की जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ था अरबों का, वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 712 ईस्वी में भारत पर एक आक्रमण हुआ, वो अरबों के द्वारा हुआ। और अरबों में जिसने आक्रमण किया था वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखिएगा, भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरबों में आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और आक्रमण हुआ कब था? 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम वो व्यक्ति था जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण अरबों के तरफ से किया था। अब देखिएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो वो भारत में किस स्थान पर किया था, किस जगह पर किया था? तो आक्रमण कहाँ पर किया? आक्रमण किया था सिंध पर। और सिंध कहाँ पड़ता है? ये भारत के बाहर वाला जो हिस्सा था सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर इसने अपना आक्रमण किया था। तो यही इसका पहला सफल आक्रमण था। सफल आक्रमण का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने विजय प्राप्त की थी। और जब यहाँ पर सिंध पर इसने आक्रमण किया तो उस समय पर सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। तो इस नाम को आप याद रखेंगे कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। किस स्थान पर किया था? सिंध पर किया था। और उस समय पर सिंध का जो शासक था, सिंध का जो राजा था, वो था दाहिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक या फिर पहला मुसलमान जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस नाम को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद जब ये युद्ध हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर पहला आक्रमण किया, तो ये युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध का नाम पड़ा रावर का युद्ध। क्या नाम पड़ा था? रावर का युद्ध। और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था तो किस बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया था? तो उस बंदरगाह का नाम था देवल। तो देवल बंदरगाह पर इसने अपना अधिकार कर लिया जब इसने सिंध पर आक्रमण किया था। अब इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया था खलीफा ने। अब देखिए, खलीफा कौन था और क्यों इसको मृत्युदंड दिया गया था, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो खलीफा कौन थे? तो खलीफा जो थे वो इस्लाम जगत के नेता कहलाते थे। ठीक है, इस्लाम जगत के नेता कहलाते थे। अगर इस्लाम जगत आपको, यानी कि इस्लाम धर्म कंप्लीट आपको पढ़ना है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में संपूर्ण इतिहास आपको दिया गया है। जैसे आपका मुस्लिम धर्म है और सिख धर्म है और यहाँ पर इस्लाम धर्म है, संपूर्ण जानकारी हमने दी हुई है, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो खलीफा जो होते थे वो इस्लाम जगत के एक नेता होते थे, और वे लोग जो मोहम्मद साहब के विचारों पर चलते थे उसको कहा जाता था खलीफा। यानी कि जो लोग मोहम्मद साहब के विचारों को मानते थे वो खलीफा कहलाते थे। ये एक इस्लाम जगत में, यानी कि इस्लाम धर्म में एक नेता के रूप में काम करते थे। और मोहम्मद साहब कौन थे? जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अब देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम थे
उनको मृत्यु दंड की सज़ा क्यों दी गई थी? याद रखिएगा, तो क्यों दी गई थी? क्योंकि जब इसने आक्रमण किया, कहाँ पर? सिंध पर। तो भारत पर पहला आक्रमण था, और जब इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा कौन थे? दाहिर। तो दाहिर की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी, उनका नाम था लाडी। क्या नाम था? लाडी। और लाडी जो उनकी पत्नी का नाम था, उनकी दो पुत्रियां थी जिनका नाम था परिमल देवी और सूर्य देवी। तो हम ये बता रहे हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था, उसके बाद जो दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी थी और उनकी दो पुत्रियां परिमल और सूर्य देवी, इन तीनों को वो खलीफा के दरबार में ले गया। खलीफा के दरबार में जब वो इनको लेकर के पहुंचा, तो खलीफा ने जब ये सुना कि मोहम्मद बिन कासिम ने इनके साथ दुराचार किया है, तो दुराचार की बात सुनते ही मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने फांसी की सज़ा सुना दी। तो यहाँ पर इसलिए खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सज़ा दी, और मृत्यु दंड भी जो है खलीफा को ही माना जाता है कि खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई थी। अब देखिए, सिंध पर विजय के बाद क्या हुआ? जब सिंध पर विजय प्राप्त हुई तो इस्लाम धर्म ने 4 कर लगा दिए। ठीक है, जब सिंध पर अपना अधिकार इस्लाम धर्म ने कर लिया तो 4 कर लगा दिए, यानी कि टैक्स 4 प्रकार के लगे थे। एक था जजिया कर, दूसरा था जकात कर, तीसरा खम्स कर और चौथा था खराज कर। ये 4 कर कौन कौन से थे, किन पर लगे थे, कैसे लगे थे, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला है जजिया कर। तो जजिया कर उन लोगों पर लगा हुआ था जो गैर मुसलमान थे। गैर मुसलमान का मतलब क्या है? कि मुसलमानों को छोड़ करके जो भी अन्य जाति के लोग रहते थे, अन्य धर्म के लोग रहते थे, उन पर यह कर लगा हुआ था। मतलब मूर्ति पूजकों पर, जो मूर्तियों की पूजा करते थे, इसका मतलब यही हुआ कि गैर मुस्लिम जो लोग थे उन पर जजिया कर लगा हुआ था। और जजिया कर किस अनुपात में लिया जाता था? तो 12, 24, 48 के अनुपात में दिरहम के रूप में ये लिया जाता था। मतलब याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जजिया कर किस अनुपात में लिया जाता था? तो जजिया कर 12, 24, 48 के अनुपात में लिया जाता था, और किस रूप में? दिरहम के रूप में। अब देखिए, याद रखिएगा कि जजिया कर समाप्त किसने किया था? तो जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यह पॉइंट याद रखिएगा कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? वो किया था अकबर ने। अब जजिया कर के बारे में एक बात और जान लीजिएगा कि वे कौन लोग थे जिनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो जो जजिया कर नहीं देते थे उनका यहाँ पर वर्णन है। जैसे वृद्ध व्यक्ति है कोई, तो उनसे ये कर नहीं लिया जाता था, महिलाओं से ये कर नहीं लिया जाता था, और साधु संत जो होते थे उनसे ये कर नहीं लिया जाता था। तो जजिया कर किन पर लगा? गैर मुसलमानों पर। जजिया कर का अनुपात क्या था? 12, 24, 48, और ये दिरहम के रूप में लिया जाता था। जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने। और जजिया कर किससे नहीं लेते थे? वृद्ध और महिलाएं और संत और साधु, इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। अब करते हैं बात जकात कर की। जकात कर उन व्यक्तियों पर लगाया गया था जो धनी मुसलमान होते थे, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के धनी लोग थे, जो ज़्यादा मतलब धन रखते थे, उन पर जकात कर लगाया गया था। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर कौन सा कर है। सबसे पहले कि जो भी हमारे पास पहला कर है जिसको बोला गया जजिया कर, वो लगाया गया था गैर मुस्लिमों पर। और जकात कर जो लगाया गया था वो उन लोगों पर लगाया गया था जो मुस्लिम लोग थे और जो धनवान थे। ठीक है, अब आता है तीसरा खम्स कर। खम्स कर जो है वो कर वो था जो लूट का धन होता था। मतलब क्या है? ये लोग आक्रमण करते थे, और आक्रमण करने के बाद जो भी वहां से धन लूटा जाता था तो वो कर कहलाया खम्स कर, और वो 2 भागों में बट जाता था। पहला जो भी धन होता था उसका 20% जाता था
खलीफा को, क्योंकि खलीफा के द्वारा ही ये कर लगाया गया था, तो वो धन जाता था खलीफा को। और 80% जो बचा हुआ होता था वो सेना में वितरित कर दिया जाता था, सेना में बांट दिया जाता था। तो खम्स कर लूट का धन होता था जो कि 2 भागों में बटा, एक 20% जाता था खलीफा को और दूसरा 80% जो आता था वो सेना में वितरित होता था। अब लास्ट में हम देखते हैं खराज कर को। खराज कर किस लिए लगा? खराज कर लगा था भूमि कर, यानी कि भूमि पर ये कर लगाया हुआ था, टैक्स लगा हुआ था। भूमि पर कैसे? तो ये लगा हुआ था भूमि कर कि जिस पे जितनी भूमि है, जितनी उसमें पैदावार होती है उसके हिसाब से कर लिया जाता था। आपको एक हम पॉइंट बता दें कि जो खराज कर था वो किस तरह से लिया जाता था कि जो मुस्लिम लोग होते थे, जो मुस्लिम लोग होते थे उनसे लिया जाता था उश्र कर। क्या? उश्र बोला जाता था, ठीक है। तो उसको उश्र बोला जाता था, जो मुस्लिम लोगों से लिया जाता था भूमि कर। तो भूमि कर जो कि मुस्लिम लोगों से लिया उसको उश्र बोला जाता था, और वो कर होता था जितनी भूमि में पैदावार होती है उसका 50%। और जो हिंदुओं से लिया जाता था भूमि कर वो खराज कर कहलाता था। तो खराज कर हिंदुओं से लिया जाता था 100%, मतलब जितना उसमें जितनी पैदावार होती थी उतना उनसे ले लिया जाता था। तो ये था खराज कर, आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कि सिंध पर विजय का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सिंध पर विजय का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखिए चचनामा जो पुस्तक है उसमें हिंद जो सिंध की विजय है, देख ठीक है, सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसका जो संपूर्ण वर्णन है वो मिलता है चचनामा पुस्तक में। अब क्वेश्चन बनता है चचनामा पुस्तक किसकी है? तो अली अहमद की पुस्तक का नाम है चचनामा, यानी कि चचनामा वो पुस्तक है जिसमें सिंध पर विजय का उल्लेख मिलता है और ये लिखी थी अली अहमद ने। और अली अहमद ने यहाँ पर चचनामा पुस्तक लिखने के बाद यहाँ पर एक पुस्तक और है जिसमें सिंध पर विजय का उल्लेख मिलता है, तो वो है तबकात ए नासिर। तबकात ए नासिरी नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मिन्हाज उद्दीन सिराज। मिन्हाज उद्दीन सिराज और अली अहमद की लिखी हुई ये दोनों पुस्तक ऐसी हैं जिसमें सिंध पर विजय का उल्लेख मिलता है। एक तो है चचनामा और दूसरी है तबकात ए नासिरी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम देखते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 25 लूसेंट की हम देख रहे हैं। तो महमूद गजनी, महमूद गजनी बोलें या फिर महमूद गजनवी बोलें, दोनों एक ही हैं। तो मध्यकालीन भारत में पहला टॉपिक हमने समाप्त किया भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी को, और इसके बारे में संपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला आपसे ये पूछा जाता है कि जो गजनी साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? तो एक तुर्क सरदार थे, यानी कि तुर्क सरदार थे जो कि हम बोलते हैं कि तुर्किस्तान जिसको बोला जाता है, वहाँ के एक सरदार थे जिनका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन जो हैं वो गजनी साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। गजनी क्या है? गजनी एक स्थान का नाम है। गजनी क्या है? गजनी एक जगह का नाम है, और वहाँ पर जो साम्राज्य स्थापित किया था, वहाँ पर जो राज करने वाले लोग थे वो किसको अपना जो है संस्थापक मानते थे? उनका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। अब अलप्तगीन का एक गुलाम था, अलप्तगीन का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ही बाद में अलप्तगीन का दामाद बना था, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि महमूद गजनवी का जो यहाँ पर साम्राज्य स्टार्ट हुआ है वो हुआ गजनी साम्राज्य से, यानी गजनी नाम की एक जगह है वहाँ से। उसके संस्थापक थे अलप्तगीन, और अलप्तगीन का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन बाद में अलप्तगीन का दामाद बना। तो अलप्तगीन का यहाँ पर एक गुलाम था और उस गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ही बाद में अलप्तगीन का दामाद बना।
इसका मतलब ये है कि अलप्तगीन का दामाद जो बना सुबुक्तगीन, वही जो है बाद में शासक बना, यानी कि राजा बनाया गया। और सुबुक्तगीन का एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनबी। क्या नाम था? महमूद गजनबी, जो कि सुबुक्तगीन के बाद गद्दी पर बैठा था। तो याद रखिएगा कि महमूद गजनबी कौन था? महमूद गजनबी था सुबुक्तगीन का पुत्र। और सुबुक्तगीन जो है किसका गुलाम था? सुबुक्तगीन गुलाम था, याद रखिएगा, अलप्तगीन का। तो अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन, जो कि बाद में उसका दामाद बना। और सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा ये पुत्र किसका था और ये किसका गुलाम था, इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इसके बाद जब महमूद गजनी यानी कि महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन का शासनकाल था, तो उस समय पर महमूद गजनी जो है वो कौन था? तो याद रखिए खुरासान का जो शासक था उस समय पर, जब सुबुक्तगीन का शासनकाल चल रहा था, तो खुरासान का शासक महमूद गजनी था, यानी कि महमूद गजनबी था। अब जब महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा उस समय पर कितनी आयु थी उसकी? तो उसकी कितनी आयु थी? 27 वर्ष। तो महमूद गजनी की आयु 27 वर्ष थी जब वो गद्दी पर बैठा। और कब बैठा? 997 ईस्वी में। 997 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। उस समय पर उसकी उम्र 27 वर्ष थी। अब याद रखिए जब महमूद गजनी गद्दी पर बैठा उस समय पर इस्लामिक जगत के खलीफा जो थे उनका नाम था अल आदिर बिल्लाह। अल आदिर बिल्लाह उनका नाम था। और अल आदिर बिल्लाह ही ऐसे व्यक्ति थे जिसने मोहम्मद गजनवी को उपाधि प्रदान की। और कौन कौन सी उपाधि? एक उपाधि का नाम याद रखिए यमीन उद दौला। क्या नाम है? यमीन उद दौला। दूसरी उपाधि है यमीन उल मिल्हा। ठीक है, इन दोनों उपाधि को याद रखिए। ये उपाधि किसकी है? ये उपाधि है महमूद गजनवी की। और महमूद गजनवी को उपाधि देने वाले खलीफा का क्या नाम है? उनका नाम है अल आदिर बिल्लाह। तो इनको आप याद रखिएगा। तो उपाधि कौन कौन सी? यमीन उद दौला और दूसरी उपाधि है यमीन उल मिल्हा। इन दोनों उपाधि को याद रखिए, ये उपाधि हैं मोहम्मद गजनवी की। अब देखिए महमूद गजनवी जो है उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो भारत पर आक्रमण किए 17 बार। इन संख्या को आपको याद रखना है। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। और जब ये राजगद्दी पर बैठा तो जो इनके खलीफा थे अल आदिर बिल्लाह, उन्होंने और महमूद गजनवी ने ये निर्णय लिया कि हम भारत पर हर साल आक्रमण करेंगे। हम भारत पर हर साल आक्रमण करेंगे, यानी कि पूरे भारत पर अपना राज करने का इन्होंने वहाँ पर संकल्प किया। तो इसके बाद जब महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया तो कहाँ पर किया था? तो महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण किया था काबुल पंजाब क्षेत्र में। काबुल में यानी कि जो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण किया था। और उस समय पर वहाँ का राजा यानी कि काबुल पंजाब का राजा कौन था? वो था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण कहाँ पर किया? काबुल पंजाब क्षेत्र में। और उस समय पर वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा था जयपाल। और जयपाल किस वंश का शासक था, यानी कि कौन सा वंश का वो राजा था? तो शाही वंश, याद रखिएगा। शाही वंश का राजा जयपाल था। और जयपाल कहाँ का राजा था? काबुल पंजाब क्षेत्र का। और वहीं पर महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण किया था। जब उन्होंने अपना पहला आक्रमण किया तो युद्ध जो हुआ था महमूद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ था, वो समय था 1001 ईस्वी का। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो उसमें जयपाल की पराजय हुई थी। और जब जयपाल की पराजय हुई तो वहाँ पर जो महमूद गजनवी है उसका शासन नहीं हुआ। तो उसका शासन उस समय पर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब
उसने दूसरा जो है युद्ध वहाँ पर किया, तब बाद में उसने अपना शासन किया। कैसे, आइए बताते हैं। तो देखिए 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल के साथ युद्ध लड़ा और उस युद्ध में जयपाल को उसने हरा दिया था। और यही युद्ध कौन कहलाया? वेहिंद का युद्ध कहलाया, यानी कि प्रथम वेहिंद का युद्ध। क्वेश्चन यह बनता है कि प्रथम वेहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो प्रथम वेहिंद का युद्ध हुआ था 1001 ईस्वी में और महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में। और महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में जब ये युद्ध छिड़ा तो उसके बाद युद्ध का परिणाम ये निकला कि जयपाल की उसमें पराजय हुई। अब इस युद्ध में जयपाल जो है मारा तो गया नहीं था। जब जयपाल मारा नहीं गया तो उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो इसमें ये हुआ कि अपना राजपाट जो है वो किसको दे दिया? अपने राजपाट का कार्यभार अपने बेटे को सौंप दिया और इसका बेटे का नाम है आनंदपाल। तो जयपाल जो है, जो कि महमूद गजनवी से युद्ध में हार गया था, तो उससे उसने व्यथित होकर के अपना राजपाट किसको दे दिया? आनंदपाल को। और आनंदपाल को अपना राजपाट देने के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद जब महमूद गजनवी ने आनंदपाल के शासनकाल में युद्ध किया तो वो युद्ध हुआ महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। दूसरा युद्ध यानी कि सेकंड वेहिंद का युद्ध ये कहलाया। तो पहला वेहिंद का युद्ध कब? 1001 ईस्वी में। किसके बीच में? महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में। तो वो कहलाया प्रथम वेहिंद का युद्ध। सेकंड यानी कि द्वितीय वेहिंद का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो द्वितीय वेहिंद का युद्ध हुआ महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में और यही युद्ध कहलाया द्वितीय वेहिंद का युद्ध। और सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब देखिए एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का सबसे चर्चित यानी कि सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिए, जिसके सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जिसके सबसे ज़्यादा चर्चे होते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के, वो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर में किसकी पूजा होती थी? भगवान शिव की सोमनाथ मंदिर में पूजा की जाती थी। तो सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ वो समय कौन सा था? 1024-1025 के बीच का समय वो समय था जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ, तो याद रखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में। तो याद रखिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया और यही उसका सबसे प्रसिद्ध, सबसे चर्चित आक्रमण था। तो इन आक्रमणों में उन्होंने क्या क्या किया? तो याद रखिए जब ये आक्रमण किया तो उसे बहुत ही संपत्ति हाथ लगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संपत्ति उसे वहाँ से मिली, जिसको उसने वहाँ से लूट लिया। और जब ये लूटने के बाद वहाँ से जा रहा था तो महमूद गजनवी पर जो वहाँ के जाट धर्म के लोग थे, जाट जाति के लोग थे, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से कुछ धन उसके पास से लूट लिया। अब याद रखिए महमूद गजनवी के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि का नाम था अलबरूनी। क्या नाम था? अलबरूनी। और अलबरूनी एक अरबी लेखक थे और दूसरे लेखक हैं उतबी और फिरदौसी। फिरदौसी को फरूखी भी कहा जाता है। तो याद रखिए दोनों जो लेखक हैं, दोनों जो कवि हैं, वो कौन हैं? महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी और उतबी फिरदौसी। अब अलबरूनी की पुस्तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। अलबरूनी की पुस्तक को आपको याद रखना होगा, एक है किताब उल हिंद और दूसरी है तहकीक ए हिंद। तो किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद ये दोनों पुस्तक जो हैं आपकी किसकी है? अलबरूनी की। और दूसरा है
फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। दोनों ही महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनबी का जो है अंतिम युद्ध यानी कि अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण जो किया वो किया 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी ने अपना अंतिम आक्रमण किया। और यह आक्रमण किसके विरुद्ध था? जो वहाँ के जाट संप्रदाय के लोग थे उसके विरुद्ध ये महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण था 1027 में। महमूद गजनबी के सेना में 2 हिंदू सेनापति भी थे, ये आपको कोई नहीं बताता है तो इसको आपको याद रखना है। एक थे सेवंद राय और दूसरे थे तिलक। ये दोनों जो थे महमूद गजनबी की सेना में हिंदू सेनापति रहे। कौन कौन? सेवंद राय और दूसरा तिलक। अब हम बात करते हैं कि महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी क्यों कहा जाता है। महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहां पर भी आक्रमण करता था, जिस मंदिर पर आक्रमण करता था, वहां की ये मूर्तियों को खंडित कर देता था। इसीलिए इसको मूर्ति खंडित आक्रमणकारी या फिर मूर्ति भंजक आक्रमणकारी का नाम दे दिया गया था। तो महमूद गजनबी को ही मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई, यानी कि इसकी हत्या कब की गई थी। तो महमूद गजनबी की हत्या की गई थी 1030 में। किसमें? 1030 में महमूद गजनबी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद महमूद गजनबी को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं लुसेंट की यूनिट नंबर 26 पर, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल है वो कहाँ पर था और कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा कि जो हमारे ये मोहम्मद गौरी हैं, मोहम्मद गौरी जो है ये महमूद गजनबी के ही एक छोटे से राज्य पर शासन किया करते थे। यानी कि महमूद गजनबी का शासनकाल में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर। क्या नाम था? गौर राज्य। और गौर राज्य का शासक कौन बना था? गौर राज्य का शासक बना था मोहम्मद गौरी। कौन बना था? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। तो जब इन्होंने आक्रमण करने शुरू किए तो मोहम्मद गौरी का पहला भारत पर आक्रमण कब हुआ था? इसको आपको याद रखना होगा 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला भारत पर आक्रमण हुआ। और ये किसके विरुद्ध था? ये मुल्तान के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। अब देखिए मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण तो कर दिया, दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया उसके ठीक 3 साल बाद, यानी कि 1178 ईस्वी में। अब 1178 ईस्वी में जब इसने दूसरा आक्रमण किया तो ये आक्रमण कहाँ पर किया? ये आक्रमण किया पाटन पर। और पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? भीम द्वितीय। और जब दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय के साथ किया तो भीम द्वितीय के साथ युद्ध में इसको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि भीम द्वितीय दूसरे आक्रमण में जो मोहम्मद गौरी के साथ भिड़े थे उसमें भीम द्वितीय की विजय हुई। ठीक है, तो इस युद्ध में भीम द्वितीय से ये हार गए। अब देखिए मोहम्मद गौरी के कुछ प्रमुख युद्ध भी हैं जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। मोहम्मद गौरी के कुछ प्रमुख युद्ध। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध 2 हैं। पहला तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और किस किस के बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी कि जो मोहम्मद गौरी हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जो कहलाया तराइन का युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जब हुआ तो वो समय था 1191 का। और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है विजयी हुए थे। दूसरा तराइन का युद्ध जो हुआ था वो अगले ही साल 1192 ईस्वी में हुआ और वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान
तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की इस बार विजय हुई थी। जब तीसरे युद्ध की बात आती है तो वो कहलाया चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध हुआ था जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसके 2 साल बाद 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, और मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच जब ये युद्ध हुआ तो इसमें मोहम्मद गौरी की ही विजय हुई थी। अब हमने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में बात तो कर ली, लेकिन जो ये तराइन जगह पड़ती है, ये पड़ती कहाँ पर है? तो याद रखिए, हरियाणा में एक जगह है तराइन, वहीं पर ये युद्ध हुए थे। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी 1191 ईस्वी में। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, इन दोनों के बीच ही, जिसमें अब की बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तीसरा युद्ध हमने याद करना है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ, और गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अब बाद में जो भी प्रदेश इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जीते थे, उसने किसको सौंपे थे? तो मोहम्मद गौरी ने जब ये युद्ध जीता तो कुछ प्रांत थे, कुछ प्रदेश थे जो इसने जीते थे। तो बाद में इसने उन प्रांतों को, उन प्रदेश को अपने गुलाम जो सेनापति थे उनको सौंप दिया था, क्योंकि बाद में मोहम्मद गौरी जो है गजनी लौट गया था, यानी कि जो गजनी एक जगह थी वहाँ पर ये फिर से वापस चला गया था। तो जहाँ पर इसने युद्ध किए, चंदावर का युद्ध, तराइन का युद्ध, तो यहाँ के जो भी प्रदेश इसने जीते थे तो वो अपने गुलाम जो सेनापति थे इसके, उनको इसने सौंप दिए थे। बाद में लास्ट क्वेश्चन एक ये बनता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु आप याद रखिएगा 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक एक पॉइंट करके सारा हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 27 की, जो आपकी लुसेंट में यूनिट नंबर 27 है, जिसमें हम देखेंगे सल्तनत काल, और सल्तनत काल को एक एक करके कंप्लीट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।